नमस्कार बच्चों। भौतिक भूगोल में आज अगला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। बहुत साधारण सा टॉपिक है, आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा इस टॉपिक को। फिर भी मैं कुछ टॉपिक, कुछ कारण, कुछ प्रभाव और कुछ वीडियो के आधार पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति या जिसको परिभ्रमण गति कह सकते हैं या दैनिक गति कह सकते हैं। यह सामान्यतः हम साधारण से बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि पृथ्वी अपने घूर्णन गति वो 24 घंटे में पूरा करती है, पर वास्तविकता में जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। उसके बाद है परिक्रमण गति या जिसे वार्षिक गति कहते हैं। सामान्यतः एक वर्ष में हम 365 दिन मानते हैं, पर एक्चुअल अगर देखें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 49 सेकंड का समय परिक्रमण में लगता है। सबसे पहले लेते हैं घूर्णन या दैनिक गति, जिसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई तथा कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। ये थोड़ा सा लिखने में, पीपीटी में लिखने में दिक्कत आ रही है, इसलिए 23 और 66 डिग्री लिखने में आ रहा है, पर 23.5 और 66 डिग्री इसको माना जाए। घूर्णन गति के प्रभाव। पृथ्वी जब 24 घंटे में घूर्णन गति करती है तो उसके क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। प्रचलित पवनों की दिशा पर प्रभाव उत्पन्न होता है। जो हमारे पृथ्वी पर 3 स्थायी पवनें पाई जाती हैं, उन स्थायी पवनों की दिशा में परिवर्तन है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आता है। विभिन्न महासागरों की धाराओं की दिशा में भी परिवर्तन है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही आता है। जो महासागरों में ज्वार भाटा आता है, वो ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन भी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन के अलग अलग प्रहर का निर्धारण होता है, जैसे प्रातः, मध्याह्न और सायं। एक वीडियो है जिसमें पृथ्वी की घूर्णन और परिभ्रमण गति को बताया गया है। ये यहाँ वीडियो में 24 डिग्री बता रहा है, वीडियो में करेक्शन नहीं किया जा सकता था, इसलिए 23.5 डिग्री माना जाए इसे। ये 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर घूर्णन करती है। इसमें दिन रात की अवधि बता रखी है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी के सामने वाला भाग दिन है और पीछे वाला भाग रात है। तो पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है और परिभ्रमण के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण भी करती है। इस परिक्रमण के कारण ये कक्षा है, परिक्रमण कक्षा है, जिसमें जिसे अंडाकार कक्षा कह सकते हैं। इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 49 सेकंड का समय लेती है। इस परिक्रमण गति के कारण विभिन्न प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है और इन स्थितियों के कारण मूलतः 4 ऋतुओं का निर्माण होता है। ये 4 ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, देखिए। जो सबसे पहली स्थिति बताई गई, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, ये 21 जून को स्थिति होती है। ठीक ही उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिण गोलार्ध में विंटर होती है। इस प्रकार दूसरी स्थिति में जब पृथ्वी घूर्णन करती हुई दूसरी स्थिति में पहुंचती है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है और दक्षिण गोलार्ध में सीधी पड़ती है, तो वहाँ सीधी पड़ने पर ग्रीष्म ऋतु और तिरछी पड़ने पर शीत ऋतु होती है। इस प्रकार 2 स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसको इक्विनॉक्स की स्थिति कहते हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति कहलाती है। ये स्थितियाँ मैं दोनों आगे बताऊंगा आपको, पर ये पृथ्वी इस तरह से अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अगली परिक्रमण गति है, यहाँ जिसको वार्षिक गति कहते हैं, अभी हमने वीडियो में देखा है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में 365 दिन में चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति में सूर्य से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है, जो 4 जुलाई को होती है। उसको अपसूर की स्थिति होती है। साधारणतः ये कह सकते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, अर्थात पृथ्वी से सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है, तो उसको अपसूर की स्थिति कहते हैं। अगली स्थिति आती है पृथ्वी और सूर्य की सबसे नज़दीकतम स्थिति 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है, जो 3 जनवरी को स्थिति उत्पन्न होती है। उसको उपसौर कहलाता है। दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक अपसौर है, दूसरा उपसौर है। अप का मतलब ऊपर होता है, अर्थात पृथ्वी से सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होना अपसौर कहलाता है और न्यूनतम उपसौर कहलाता है। इस परिक्रमण गति के कारण क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं? देखिए, दिन रात की अवधि में परिवर्तन आते हैं। अयनवर्तों का निर्धारण होता है। अयनवर्तों से मतलब है कर्वक और मकर रेखाओं का या अक्षांशों का जो निर्धारण है परिक्रमण गति के कारण होता है। उसके बाद ऋतु परिवर्तन। ऋतु में परिवर्तन देखिए किस तरह से होती है। ये एक जो अभी मैंने डायग्राम बताया है, उसमें दूसरी इमेज में इस डायग्राम को बता रखा है। सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है, जहाँ पर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर दोनों स्थितियों में सीधी पड़ती है। इसको इक्विनॉक्स की स्थिति कहा जाता है। इसमें दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध दोनों स्थितियों में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च की स्थिति होती है, उसको स्प्रिंग अर्थात बसंत ऋतु कहते हैं। और जब 23 सितंबर की स्थिति होती है तो उसको शरद ऋतु कहा जाता है। उसके बाद 21 मार्च से फिर 21 जून की स्थिति आती है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसके आगे चलते ठीक 3 महीने बाद 23 सितंबर, जिसको मैंने बताया कि इक्विनॉक्स की स्थिति है, दिन रात की अवधि बराबर होती है। उसके बाद 22 दिसंबर, ये गलत इमेज पर प्रिंट हो रखा है, 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, अर्थात ये कहें कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अंडाकार कक्षाओं में जब चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ऋतु परिवर्तन की प्रमुख स्थितियाँ: 21 मार्च की स्थिति बसंत ऋतु है। 21 जून की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, रातें सबसे छोटी होती हैं। 23 सितंबर की स्थिति शरद ऋतु कहलाती है उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होने के साथ साथ सबसे बड़ी रातें, सर्दियों में अपने सबसे बड़ी रातें होती है, दिन छोटे होते हैं। उसके बाद इस तरह से प्रत्येक 3-3 माह के क्रम में बसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत ऋतु है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण परिवर्तित होती है। उसके बाद अगला आता है पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी खुद अपने आप में किस तरह की है। पृथ्वी का आकार लद्भक्स या जियोड का है आकार है, अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों पर चपटी है। सीधा सा ये एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि हमने फुटबॉल लिया और फुटबॉल को थोड़ा सा हमने इस तरह से दबाया, तो ऊपर का और नीचे का भाग थोड़ा सा पिचक जाएगा, दब जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति बनती है वो जियोड कहलाती है। जियोड आकृति वह आकृति होती है जिसमें भूमध्य रेखा के व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा होता है। देखिए पृथ्वी का भूमध्य रेखा के व्यास 17,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास है 17,714 किलोमीटर है। और कंपटीशन के तौर पे देखें तो ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखा के व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर आता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, IDT, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या है? पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर स्थल खंडों को छोड़ते हुए खींची गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था। और ये रेखा क्या करती है? इस रेखा को जैसे ही पार करते एक दिन में का परिवर्तन आ जाता है। पूर्व से अगर पश्चिम की